नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप लोग लिखा देख रहे हैं कि जापान ने ऐसा कुछ ठान लिया है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके द्वारा सबसे बड़ा कदम होगा। अब ये क्या करने जा रहा है जापान, जिसके बारे में अगर आपको ना पता हो, थोड़ा सा विश्व इतिहास उठाकर देखें तो आप जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी अगर ना हुआ होता तो आज शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जापान होता। हालांकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद भी वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में शुमार है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम ब्लास्ट ने उसके अरमानों पर, या पंख, जो अरमानों के पंख थे, उस पर पानी डाल दिया। अब आप ये समझिए कि अब वो फिर से बोल रहा है कि मैं अपने वेपन्स तैयार करने जा रहा हूँ। ये जानकारी कहाँ से आ रही है? तमाम न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। जापान ने कहा है कि वो 20,000 टन मिसाइल डिफेंस वॉरशिप तैयार करेगा। जापान एजिस अशोर्ड डेस्ट्रॉयर प्लांट फुल ऑफ होल्स। यहां पर आप देख सकते हैं जापान रिकॉर्ड मिलिट्री स्पेंडिंग रिक्वेस्ट सेट टू बूस्ट बजट। ये दुनिया भर के अंदर अखबारों में सुर्खी चल रही है। यानी जापान की रक्षा मंत्रालय ने, या फिर ये समझिए कि जापान के डिफेंस सेक्टर के द्वारा ये डिमांड की गई है कि हमारे लिए डिफेंस का बजट बढ़ा दीजिए, अब हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा, जिनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में शायद इतना जानकारी ना हो, उन्हें मैं याद दिला दूं कि जापान वो देश है जिसने अमेरिका के कहने पर अपने यहाँ पर रक्षा का डेवलपमेंट ही रोक रखा था, या डिफेंस का डेवलपमेंट ही रोक रखा था। मैं आपको बताता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय जापान अपने आप से ही बहुत ज़्यादा टूट गया। यानी लोग ही जापान के खिलाफ खड़े हो गए, जापान के ही लोग जापान की सरकार के खिलाफ, कि तुम्हारी अगर इतनी एस्पिरेशंस ना होती तो आज इतना बुरा दिन हमको देखना ना पड़ता। इस भावना में बहते हुए जापान की सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम अपना डिफेंस जो है ना वो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। केवल उतना ज़रूरत भर का कि भाई हाँ, कोई चोरी चकारी ना हो या फिर कोई ज़बरदस्ती एनक्रोचमेंट ना हो, इतना ही डिफेंस रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ में समझौता कर लिया। अमेरिका जिसने उन पर बम गिराए थे, उन्हीं के साथ समझौता करके जापान ने कहा कि देखिए, अब हम पूरी तरह से, मतलब जैसे होता है ना बुद्धम शरणम गच्छामि, वो अशोका को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था कि यार ये तो गलत कर दिया अपन ने, इस प्रकार से जापान को भी एक प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ कि यार जबरदस्ती कर रहे थे कि अपन सब छोड़ो और इसकी जगह अमेरिका से हाथ मिला लेते हैं। जिसने हम पर हमला किया उसी से हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि देखो, अब हम फिर से डिफेंस का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप ही हमारी सुरक्षा करो। अमेरिका ने इस काम को किया भी, और अमेरिका जो है वो जापान के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट रखता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हालांकि मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि अमेरिका के बाहर अगर कहीं सबसे ज़्यादा डिफेंस पर्सनल एग्जिस्ट करता है, यानी कि सेना के जवान अगर कहीं रहते हैं, तो वो जापान है। जापान के पास में अमेरिका के बहुत सारे हज़ारों की संख्या में सैनिक रहते हैं, बड़ी मात्रा में डिफेंस की मशीनें लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी एक न्यूज़ ऐसी आई जिसने जापान को सोचने पर विवश कर दिया। क्या न्यूज़ थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आपको याद होगा ये न्यूज़ मैंने कवर की थी उस समय भी जब ये आई थी, क्योंकि आपको ताइवान वाला मसला मैंने बताया था। ये 4 अगस्त 2022 की न्यूज़ है। चाइना ने एक मिसाइल दागी और वो मिसाइल जाकर कहाँ गिरी? जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यूँ समझिए कि लगभग 100-150 किलोमीटर की रेंज में जापान रह गया था। इतनी दूर जाकर के चाइना से चली हुई मिसाइल जाकर गिरी। जापान ने कहा कि यार, तुम हमारे घर में बैठ करके भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे होने का मतलब क्या है? तो अब वो अमेरिका से तो कुछ नहीं कह रहा है, अब वो खुद से ये कसम खा रहा है कि अब हम अपना खुद का डिफेंस बनाएंगे। अब देखो क्या चलाया गया था, चाइना की मिसाइल चलाई गई थी। अब जब चाइना की मिसाइल चलाई गई थी, जापान के पानी में जाके गिरी थी, तो भविष्य में भी तो ऐसी मिसाइल आ सकती हैं। इसलिए मिसाइलों को रोकने के लिए अगर आप यहाँ पर लाइन पढ़ें तो लाइन क्या लिखी हुई है कि जापान कोशिश करेगा अब पुशिंग फॉर हाईएस्ट एवर डिफेंस बजट, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ड्रोन टू काउंटर चाइना। ये यूरेशियन टाइम्स की न्यूज़ है, मतलब ये काफ़ी बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है। इसकी न्यूज़ है कि जापान ने कहा है कि भाई अब बहुत हुआ सम्मान, अब हम अपना काम संभालेंगे। और अपने काम के अंदर इतना ही नहीं, मैं आपको एक न्यूज़ और पढ़ाना चाह रहा था। ये देखिए, 20,000 टन का मिसाइल डिफेंस वॉरशिप भी हम बनाएंगे। अब मिसाइल डिफेंस वॉरशिप क्या होता है कि अगर जैसे अपन S-400 को खूब अच्छे से समझते हैं, तो इसके आधार पर समझ लीजिए कि अगर किसी ने हम पर मिसाइल चलाई तो उसको हवा में ही मार गिराए, ऐसी कोई चीज़ हम लोग खुद से बनाएंगे अब। ठीक है, तो इस घटना ने एक प्रकार से जापान को उकसा दिया, क्योंकि इसके पास में 2 ऐसे लोग हैं पड़ोस में। मैं थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ, उससे आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ये जापान का मैप है, इसके अंदर 4 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। आप जानते हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये 4 बड़े आइलैंड वाला जो जापान है, इसके अगर आप चलते हैं पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर एक पागल रहता है।
किम जोंग उन उसका नाम है, नॉर्थ कोरिया वाला है ना, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया वाले। इसी तरफ से आपको चाइना दिखाई पड़ता है। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, और जब कम्युनिस्ट कंट्री हैं तो इनको जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जो कि पूंजीवादी कंट्री हैं ये पसंद नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई में ये लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन जब करते हैं, अब नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल का जब टेस्टिंग करता है ना, तो वो जापान सी के अंदर मिसाइल छोड़ देता है, और मिसाइल छोड़ करके वो दुनिया को कहता है, जैसे अपन ने कई बार सुना है ना कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल, तो वो असल में मिसाइल दागता क्यों है? क्योंकि वो यहां पर मानता है कि अमेरिका बैठा हुआ है, मतलब जापान तो मरेगा सो मरेगा, अमेरिका भी मरेगा। तो इन दोनों से परेशान होकर के जापान ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, हम अपना हाईएस्ट एवर डिफेंस बजट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ ही यहां पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा, बोले अपनी मिसाइल खुद की बहुत तेज वाली बनाएंगे, और साथ में अपने ड्रोन भी डेवलप करेंगे। इस बात के बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं ये घटना कब की थी। मैंने आपको न्यूज़ वाइज न्यूज़ इसलिए दिखाता हूं अक्सर सारी चीज़ें, ताकि आप रिलेट कर पाएं कि हर घटना के पीछे, यानी कि हर प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई क्रिया रही होती है। ये 4 अगस्त की खबर है, जब चाइना ने डिफेंस के मतलब मिसाइल चलाई थी। चाइना ने मिसाइल 4 अगस्त को चलाई, और अब मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ 31 अगस्त की। 31 अगस्त 2022 की न्यूज़ क्या है? जापान ने प्लान कर लिया है डेवलप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू काउंटर चाइना एंड रशिया। क्योंकि जापान के चारों तरफ, एक तरफ रशिया, ऊपर की तरफ उसको तो हम इग्नोर ही नहीं कर पा रहे, रशिया बैठा हुआ है जिसके साथ उसका क्यूरिल आइलैंड को लेकर विवाद चल रहा है। आप सारी स्थिति को अगर आप देखें ना, इधर सेनकाकू आइलैंड को विवाद है, इधर क्यूरिल आइलैंड को लेकर विवाद है, इधर नॉर्थ कोरिया सामने बैठा हुआ है, तो जापान की स्थिति बहुत खराब है। डिफेंस के मामले में अगर देखा जाए ना, तो जापान को टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने निर्णय कहा कि यार अब करना तो कुछ पड़ेगा, और ये क्या डेवलप करना चाह रहे हैं? एजिस अश्योर सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। इस प्रकार का एक सिस्टम जिसमें अगर कोई भी इंटरेस्ट, मतलब कोई भी ऐसा कोई मिसाइल वगैरह चलकर आए तो उसे सब तरफ से घेर करके हवा में ही मार गिराया जाए। आसान भाषा में समझो तो एक S-400 टाइप का डिफेंस सिस्टम ये अब खुद से डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना क्यों हुई वो मैंने आपको बता दी। क्या हुआ, बजट के अंदर क्या मांगा गया, तो आप इधर देख सकते हैं साथियों। इन्होंने अपने डिफेंस बजट में अनुरोध किया है सरकार से $39.7 बिलियन का। $39.7 बिलियन कितना होता है? मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूँ, आप हंसने लगते हैं। पाकिस्तान का फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना, वो $7.5 बिलियन है, 7 से 8 बिलियन डॉलर। मैं घटनाएं पढ़ाता हूँ, उसमें आगे पीछे थोड़ा कम भी हो लेता है। आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा इन्होंने अपने डिफेंस के लिए बजट मांगा है सरकार से, कि भाई हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, और सुरक्षा के लिए हम 20,000 टन से ज़्यादा विस्थापन क्षमता वाले, यानी जिनका कि वाटर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो, ऐसे डिफेंस सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, जब जापान जैसे ताकतवर देश, देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये मानकर चलिए कि दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी कहीं किसी के ब्लड में है तो वो जापानियों के है ना। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, जबकि उसके सामने, जिसके यहाँ पर खाने के लिए अनाज नहीं है, नॉर्थ कोरिया, वो न्यूक्लियर बम बनाकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान न्यूक्लियर बम रखता है। बहुत सारे देश ऐसे जिनके पास जापान से बुरी स्थिति है, उनके पास में न्यूक्लियर बम है। अब सवाल यह है कि इन्होंने कभी न्यूक्लियर बम क्यों नहीं बनाया, जबकि इनके ऊपर तो खुद के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा था। देखिए क्या हुआ ना कि जब इनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा तो इनके अंदर रिवेंज लेने की क्षमता खत्म हो गई। मतलब इनने ये समझा कि भाई अब हम प्रतिकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यार ऑलरेडी हमारे लाखों लोग मारे जा चुके हैं और कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशंस लंबे समय तक रहती हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा एक निर्णय लिया। इनकी जनता ने सरकार के ऊपर एक प्रकार का पीयर प्रेशर क्रिएट कर दिया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 के तहत सरकार से एक प्रेशराइज करके जानकारी ली कि साहब देखो बात ऐसी है कि आप लोग किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो इन्होंने 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल साइन किए, जिनमें जापान वुड नॉट मैन्युफैक्चर, क्या नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, ना वो रखेगा यानी पजेस भी नहीं करेगा, और परमिट भी नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को ऑन जापानी सॉइल। मतलब अगर कल को अमेरिका ये कहे कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर वेपन लाकर यहाँ रखना चाहता हूँ,
तो भी उसको इजाज़त नहीं देगा। ये इन्होंने पॉलिसी बना ली इनके प्रधानमंत्री इसाकू सातो के नेतृत्व में। कब? 1967 में, कि भाई देखो हमको नहीं चाहिए, आप लोगों को जो करना है करो, हम ना तो बनाएंगे ना रखेंगे और ना अपनी ज़मीन पर परमाणु हथियार को आने देंगे। ये एक प्रकार से वो वाली चीज़ है, जैसे कहते हैं ना अत्यधिक खुशी और अत्यधिक गम में कोई वादे नहीं करने चाहिए। तो ये एक प्रकार से गम में थे। क्यों? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी हुए मात्र 10-12 साल ही बीते थे, तो क्योंकि कई पीढ़ियां थी जो ग्रसित रही होंगी, उन्होंने इस प्रकार का काम कर दिया। लेकिन उस समय भी इन्होंने एक मतलब फैसला समझदारी का किया, और वो क्या था? इन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए हम इसको कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन इस लाइन को। अब आप पूछेंगे कानून में क्या अंतर होता है और वचन लेने में क्या अंतर होता है? देखिए ये प्रिंसिपल है। जैसे इंडिया ने अपने द्वारा एक प्रिंसिपल ले रखा है। क्या प्रिंसिपल ले रखा है? मतलब कि भाई हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे। मैं हिस्ट्री में चल रहा हूँ अभी। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष नीति अपनाएंगे, किसी भी ग्रुप में जाके शामिल नहीं होंगे, ना रशिया वाले में ना अमेरिका वाले में। ऐसे इन्होंने भी प्रिंसिपल बना लिया कि भाई हम अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं होने देंगे। अब ऐसी स्थिति में इनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन पर इतने आड़े आए कि इन्होंने परमाणु बम नहीं रखा। अब लेकिन इन्हें फील हो रहा है कि यार सिद्धांत ही तो था, हम कौन से रामचंद्र हैं जो वचन ले लिया तो पूरा करके मानेंगे। अब इनके ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या ये न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। यही कारण है कि बार बार इनसे अपेक्षा की जा रही है कि ये बड़ी तो डिफेंस के लिए रक्षा पोत बनाएंगे और उसके साथ साथ परमाणु बम भी शायद ये लोग डेवलप करें। इनके पास में जो वर्तमान में युद्धपोत हैं वो बहुत छोटे हैं, माया क्लास के युद्धपोत हैं। उनकी जगह अब ये लोग और बड़े युद्धपोत बनाने की बात कर रहे हैं, एजिस डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इनके पास जो युद्धपोत है उनमें से JS माया और JS हागुरा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जब जापान के पास डिफेंस सिस्टम था ही नहीं तो फिर इन्होंने क्यों मालाबार युद्ध एक्सरसाइज में एडमिशन लिया। कई लोग इस सवाल को पूछ सकते हैं, क्योंकि मालाबार जापान, अमेरिका और भारत मिलकर करते हैं, साथ में आजकल ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है। तो आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, युद्ध अभ्यास में फिर क्या भेजते हैं जब इनके पास सेना ही नहीं है। सेना है लेकिन ऐसी नहीं है कि इसको ये कहा जाए कि इंडिया जितनी सेना है या कुछ वैसी सेना, इनके पास इतना मामला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई, ये क्या चाहते हैं वो समझ में आ गया, इनके पास में क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन इन्होंने मान रखी है वो मैंने आपको बता दिया। अमेरिका और जापान के बीच का जो सिक्योरिटी अलायंस है वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने एक दूसरे से म्यूचुअल कॉपरेशन और सिक्योरिटी की गारंटी ले रखी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम जापान की सुरक्षा करेंगे। इन्होंने ये कहा था देयर आर मोर देन 80, अब देख लीजिए 80 US मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं जापान में इस समय पर, जो जापान की सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जापान की मिलिट्री शॉपिंग लिस्ट अब बनकर तैयार हो गई है कि क्या क्या इन्होंने 2014 से 19 के बीच में खरीदा। गजब चीज़ें खरीदी हैं, F-39 फाइटर जेट तक इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो अब तो ये डिफेंस के मामले में आगे निकल चुके हैं। मैंने आप लोगों को इसी कारण से कुछ न्यूज़ पहले भी कवर कराई हैं कि चीन और जापान के बीच में क्या युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि जापान का रक्षा बजट बताता है कि साहब तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं, और दूसरी तरफ रूस के साथ क्यूरिल आइलैंड को विवाद लेकर विवाद चल रहा है। परिणाम कुछ भी हो, हथियारों का जब जब संग्रहण हुआ है उसके परिणाम घातक ही हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे सभी साथियों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अंकित 10 रेफरल कोड से अब 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है उन सभी कैटेगरीज में जहाँ जहाँ पर अनअकैडमी डील करता है। फिर चाहे UPSC हो, चाहे IIT JEE हो, चाहे कैट हो, चाहे डिफेंस एग्जाम हो, चाहे SSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, आप जहाँ चाहें मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर 20% डिस्काउंट और वहाँ पढ़ा रहे सभी एडुकेटर्स की क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। UPSC SSC दोनों ही जगह यह कोर्स के अंदर वैलिड है। UPSC मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी हाल ही में लॉन्च हुई है और वो भी बहुत नॉमिनल दाम पर। इसमें आपको 30 टेस्ट दिए जाएंगे, कस्टमाइज फीडबैक और एवोल्यूशन का सिस्टम दिया जाएगा, हाई क्वालिटी मॉडल आंसर दिए जाएंगे, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी से लोन फैसिलिटी का लाभ लेना तो भी आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। एक और हाँ, यदि आप इस कंटेंट की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर और GK बाई अंकित अवस्थी सर, ये दोनों ही टेलीग्राम द्वारा वेरीफाइड अकाउंट हैं। उनके ऊपर मैं इस क्लास का कंटेंट थोड़ी ही देर में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।